हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है। कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ये कहानी किस शहर किस गांव से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर शामिल करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अभी मैं 8 क्लास में पढ़ती थी। जब एक रोज़ स्कूल जा रही थी तो रास्ते में बहुत तेज़ बारिश आ गई। मैं जल्दी से सामने वाली दुकान के अंदर चली गई। दुकान मालिक ने मुझे पीछे स्टोर में बिठा दिया। बाहर बारिश के गिरने की आवाज़ आ रही थी। लगता था और तेज़ बरसने लगी है। अचानक बिजली चली गई और स्टोर में अंधेरा हो गया। हीटर भी बंद हो गया। तभी एक शख्स आया और कहने लगा, मैं अभी लाइट ठीक करता हूँ। मैंने शुक्र किया वह दरवाजे तक गया ही था कि दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ सुनाई दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझती वह मेरे करीब आ चुका था। तभी उसने एक हाथ मेरे मुंह पर और दूसरा मेरी सलवार। जिंदगी बहुत ही अजीब है। अक्सर कुछ ना कुछ होते हुए भी उसकी नींद हराम कर ही देते हैं। मेरे सर पर बाप का साया न रहा था। तभी माँ रोज जताती थी कि बेटी, अपनी बेवा माँ की लाज रखना, भूलकर भी सीधे रास्ते से न भटकना, कोई ऐसा कदम न उठाना जो मेरे लिए मौत का पैगाम साबित हो। मैं तो सीधी सादी अच्छी लड़की थी, नेक चलन। फिर न जाने क्यों अम्मा मुझको ऐसी बातें सुनाती थी। बाजी से तो ऐसी बातें अम्मी नहीं कहती थी। खुदा जाने क्यों मुझी को अपने अंधे सुनाती, शायद इसलिए कि बाजी घर में रहती थी और मैं स्कूल में पढ़ती थी। हालांकि मैंने कभी किसी लड़के को लिफ्ट नहीं कराई थी। वालिद के फौत होने के बाद रखी हुई जमा पूंजी ख़त्म हो गई तो बाजी ने माँ से कहा कि मैं मुलाजमत तलाश करती हूँ, लेकिन उन्होंने इजाज़त न दी। हालांकि मेरी बहन ग्रेजुएशन कर चुकी थी, मगर माँ को ज़माने से इतना खौफ था कि हम भी उनकी बातों से खौफज़दा हो जाते थे। ये तो मामू की हिम्मत थी कि मैं पढ़ रही थी, वरना तो मेरी वहमी माँ वालिद की वफ़ात के बाद मुझको स्कूल से भी हटा लेती। हमारे मामू बहुत अच्छे थे। वे हमारे हमदर्द और मेरी माँ से मोहब्बत करते थे। माँ ने उनसे कहा कि खर्चे की तंगी है, लेकिन अमरीन को नौकरी करने से डरती हूँ। ज़माना ख़राब है, घर से भी कदम निकालें तो न जाने क्या हो जाए। मामू बोले, आपा मैं हूं ना, क्यों फिक्र करती है। बेशक अमरीन को नौकरी न कराएं, मैं हर माह आपको खर्चा देता रहूंगा। आप बस बच्चियों को उनके घर का करने की फिक्र करें। मामू कोई ज़्यादा अमीर आदमी न थे, मुलाजमत करते थे, माकूल तनख्वाह थी। वह अपने बच्चों का पेट काट कर हर माह खर्चे के लिए मेरी वालिदा को रकम देते। उस रकम से यूं तो हमारे रोज़ों शब्द इज्जत से गुजर रहे थे। हमने अपनी बहुत सी ख्वाहिशों को दबा लिया था कि रोज़ी रोटी पूरी होती रहे, इजाफे चीज़ें क्या करना कि जिनके बगैर भी हम सांस ले सकते थे। मेरी एक क्लास फेलो जो जमात में मेरी हम नासिस्ट भी थी, एक दिन कहने लगी कि तुम ये ख़त अपने पास रख लो, बाद में ले लूँगी। मैं इसे अपनी बहन से छुपाना चाहती थी। मैंने ख़त लेकर अपनी कॉपी में रख लिया। ना तो पूछा किसका है और ना ही उसको खोलकर पढ़ा। ये मेरी सहेली की अमानत थी। हमारे घर के सामने शरीफ की दुकान थी। उसको हमारे हालात का इल्म था, लिहाजा हम लोग उससे उधार पर भी सौदा मंगवा लेते थे। वो खाते में लिख देता और जब मामू पैसे देते उसका कर्जा दे दिया करते। उसकी दुकान पर सभी आशियाँ मिलती थीं। एक तरफ से वह जनरल स्टोर भी था, एक कोने में उसने स्टेशनरी का सामान भी रखा हुआ था। मुझे जब रजिस्टर, कॉपी, पेंसिल, बॉल पेन वगैरह की ज़रूरत पड़ती, करीब होने के सबब उसकी दुकान से ख़रीद लिया करती थी। उस रोज़ मुझे कापियाँ ख़रीदनी थीं। कॉलेज से सीधी उसकी दुकान पर चली गई तो वह ख़त में जो मेरी कॉपी में रखा हुआ था वहीं गिर गया। मुझे पता नहीं चला। अगले रोज़ कॉलेज गई तो ख़त मेरी सहेली ने मांगा। मैंने कॉपी निकाली, ख़त उसमें नहीं था। सब कॉपियों को देख लिया, ना मिला। बहुत परेशान हुई, उससे माजरत की कि शायद घर पर रह गया है, कल ला दूंगी। कॉलेज से सीधा शरीफ की दुकान पर गई। उससे पहले कि ख़त के बारे में पूछती उसने ही खुद कहा कि कल आप गिरा गई थीं। ये लीजिए अपनी अमानत। ये कहकर उसने तय किया हुआ कागज़ मुझे दे दिया। घर आकर मैंने ख़त को खोला कि देखा किसका है और इसमें क्या लिखा है। सोच यही थी, यकीनन उसे शरीफ ने भी पढ़ा होगा। क्या खबर इसमें कोई ऐसी वैसी बात लिखी हो। जब कागज़ को खोला तो ये देखकर गुस्सा आ गया कि शरीफ ने ख़त बदल दिया था। उसने मेरे नाम ख़त लिख दिया था।
जिस में बड़ी मोहब्बत भरे किस्म के जुमले लिखे थे और मेरी तारीफ भी की गई थी। शरीफ के इस हरकत पर काफ़ी दिन परेशान रही, मगर उसकी दुकान पर ना गई। वो खत अलबत्ता मेरी कॉपी में रखा था। सहेली को तो सारा हाल बताकर माजरत कर ली, लेकिन बाजी का क्या करती, जिन्होंने मेरे कमरे की सफाई करते हुए कॉपी से खत निकाल लिया था। अब वह मुझको धमकाती थी कि तेरा ये खत मैं मामू को दिखा दूंगी। मामू से मैं बहुत डरती थी, लिहाजा अगले रोज मुझे शरीफ की दुकान पर जाना ही पड़ा। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। अब तुम्हारा खत बाजी के पास है और जब मामू आएंगे वो उनको ज़रूर दिखाएंगी। बजाय परेशान होने के वो हंसने लगा, बोला, इस इतनी सी बात पर घबरा गई हो? परेशान न हो, तुम्हारी बाजी ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगी। वह महज धमका रही है। बहरहाल उसको बुरा भला कहकर आ गई। उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी, मगर मेरा गुस्सा कम न हुआ। काफ़ी दिन उसके बाद मैं शरीफ की दुकान पर न गई, लेकिन फिर ज़रूरत की चीज़ों की खातिर जाना ही पड़ा, क्योंकि घर के नज़दीक यही एक दुकान थी। दुकान पर दोबारा जाने से झिझक टूट गई। उसने भी माफ़ी मांग ली थी और मेरी सहेली वाला ख़त भी दे दिया। मैंने दिल साफ कर लिया। ये भी मजबूरी थी कि सौदा उधार इसलिए लेते थे। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता कि पैसे घर में न होते और मेहमान आ जाते, तो मैं दौड़ कर जो सामान दरकार होता ले आती। उसने उधार सौदा देना भी देता पर इनकार नहीं किया था। वह मुझे अच्छी लड़की समझता था और मैं भी उसको अच्छा इंसान समझती थी। कभी उसने बदतमीज़ी वाली कोई बात ही नहीं की थी। शायद उस खत में कुछ ऐसा लिखा होगा कि उसको ये ज़रूरत हुई कि सलमा के मोहब्बत नाम आते ही मैं भी क्यों न लिख दूँ। बाद में मैंने उसे बता दिया था कि मेरा नहीं, मेरी सहेली का खत था, तो उसने गालिबन यकीन कर लिया, क्योंकि अब वह पहले जैसा सीधा सादा शरीफ बनकर पेश आने लगा था। मेरी मंगनी मामू ने अपने एक रिश्तेदार के लड़के से बचपन में ही कर दी थी। दरअसल मंगनी बहुत खामोशी से हुई थी। अलबत्ता के वालिदा ने पड़ोसियों को भी नहीं बुलाया था। उनका ख़याल था कि बावेला करने से मंगनियाँ टूट जाती हैं, लिहाजा तभी बुलाएंगे जब शादी का मौका आएगा। मेरी मंगनी का इल्म शरीफ को भी नहीं था। एक रोज़ उसने मुझसे कहा कि ईद का मौका है, जी चाहता है कि तुमको कोई तोहफ़ा दूँ, क्या कबूल कर लोगी? नाराज़ तो न होगी? उसने ये बात इस तरह ले जाकर कही कि मैंने कह दिया, अच्छा दे दो, मैं नाराज़ ना होंगी। कहने लगा कि वादा करो कि नाराज़ ना होगी। अरे भाई, तोहफे में नाराज़ होना कैसा? अगर कोई ले तो ठीक, वरना ना ले तो नाराज़गी का क्या मतलब? ज़िक्र। तब उसने कहा, अच्छा अपनी कलाई आगे लाओ। मैंने कलाई आगे कर दी। बुर्का पहने हुए थी। उसने बुर्के का बाजू ज़रा सा कलाई से हटाया और जलता हुआ सिगरेट यूं उसकी उंगलियों में था, मेरी कलाई में गाड़ दिया। मैं बलबला उठी, मगर उसने उस वक्त तक मेरा हाथ न छोड़ा जब तक सिगरेट कलाई की खाल में न उतर गया। अगर दुकानदार में उसका नौकर मौजूद न होता तो शायद मैं चीख पड़ती, मगर अपनी रुसवाई के डर से ज़ब्त किया और आंसू पी लिए। वो कहने लगा, मुझे माफ़ कर देना, मेरे खातिर तुमने दर्द सहा है। ये मेरी ऐसी निशानी है जो कभी न मिटेगी। इसे देखकर मुझको हमेशा याद रखोगी। उसके मुलाजिम की मौजूदगी की वजह से मैंने उसे कुछ न कहा कि इस बात को अगर वह बाहर के लोगों से बयां करता तो मेरा भी नाम लेता और मैं अपनी बदनामी ना चाहती थी। सोचा बाद में जब शरीफ दुकान पर अकेला होगा उसकी खबर लूँगी। कलाई पर जलन की वजह से मैं वहाँ 1 मिनट न रुक सकती थी। घर आकर खूब रोई और दिल का गुब्बार निकाल गया और रात भर इस बार सोचती रही कि शरीफ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब सोचती जाती थी उतना ही गुस्सा कम हो जाता था। न जाने क्यों मुझको एहसास हो गया कि वह चुप रहता है, लेकिन चुपके चुपके मुझसे मोहब्बत करता है। मोहल्लेदार था, अम्मी की इज्जत करता था, इसलिए कुछ नहीं कहता था, ज़बान से अपनी मोहब्बत बयान नहीं करता था। आज मेरी कलाई जलाकर उसने ज़ाहिर कर दिया कि उसको अपने दिल पर इख्तियार नहीं रहा। तभी माँ की बातें याद आने लगीं। ये ज़माना ख़राब है। हाँ, वाक़ई लड़की लाख अच्छी हो, मगर टकराव तो ज़माने से होता है, और ज़माने में कितनी ख़राबियाँ छुपी होती हैं ये लड़कियां नहीं जानती, मगर माएँ जानती हैं। उन दिनों बाजी की शादी मामू के बेटे से हो रही थी। इस वजह से मेरा रोज़ बाज़ार का चक्कर लगता था। अक्सर मेरे साथ मेरी पड़ोसन खाला चली जाती थी। उस रोज़ खाला की तबीयत ठीक न थी, सोचा खुद ही चली जाती हूँ। बाजी के जोड़े दर्जी को देने थे। दर्जी की दुकान बाज़ार के शुरू में थी। मैंने बैग में कपड़े डाले, अम्मा को नाम बताया कि खाला आज मेरे साथ नहीं जा रही है, और चुपके से घर से निकल गई।
यह फरवरी का पहला हफ्ता था। सर्दी पड़ रही थी। आज सुबह से बादल बने हुए थे। अभी मैं आधे रास्ते में ही थी कि बारिश हो गई और सैकड़ों में तेज से तेज धार बारिश होती गई। मुझे कल से कुछ हरारत महसूस हो रही थी। सोचा बुखार न हो जाए। सर में दर्द भी महसूस हो रहा था। बारिश में भीगने से कपकपी शुरू हो गई। सामने शरीफ की दुकान थी। उसने मुझको बुर्का समेत सरोवर देखा तो दुकान से बाहर निकल आया। जिधर से मैं गुजर रही थी वो गली नीचे थी। पानी मेरी पिंडलियों से ऊपर आ रहा था। शरीफ दौड़ कर आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा, आगे गली में गटर खुले हुए हैं, मालूम है, अगर पाँव पड़ गया तो अंदर चली जाओगी। पकड़ो मेरा हाथ, मैं तुमको गली पार करा दूं। अब नखरे छोड़ो, मैं तुमको खा नहीं जाऊंगा। गरज के ऐसा कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बचाकर मुझको पानी से भरी गली से निकाल लाया। उसकी दुकान तक आते आते सर्दी से मुझ पर लर्जा तारी हो गया। आओ जाओ, उसने कहा कि मैं हीटर चलाता हूँ, ज़रा सा गर्मी ले लो फिर घर चली जाना। मुझसे भी एक कदम चला नहीं जा रहा था। मैं उसकी दुकान के अंदर चली गई। उसने मुलाजिम को काउंटर पर बैठा दिया और मुझे दुकान के अंदर बने स्टोर में ले आया। कहा कि बुर्का उतार दो और ये साल पहन लो, मैं हीटर लगा देता हूँ। इतने में उसका दोस्त आ गया। वो बोला, यार चाय पिला दो, गर्मा गर्म, सर्दी बहुत है। एक सौदा लेने घर से निकला था। बारिश तेज हो गई, तमाम भीग गया हूँ। अगर छतरी या बरसाती है तो वह मुझे दे दो ताकि घर तक जा सकूं। तुम बैठो, मैं अभी छतरी लाता हूँ और चाय भी गर्मा गर्म घर से बनवाकर थर्मस में ले आता हूँ। ये कहकर शरीफ बाहर चला गया। शरीफ का घर नज़दीक ही था। दोस्त को उसने दुकान पर बैठा दिया। मैं तो स्टोर में बैठी थी, सामने हीटर चल रहा था। शरीफ के दुकान से निकलते ही उसके दोस्त ने उठकर स्टोर में झांका। मुझको बैठा देखा तो बेधड़क अंदर आ गया। मैं घबरा गई। कहने लगा, घबराओ नहीं, तुम भी सर्दी उतारने दुकान में आ बैठी हो ना। मैं भी सर्दी की वजह से इधर आ गया था। अभी चाय आ जाती है, पीते ही ठंड उतर जाएगी। ये कहकर वह हीटर के सामने पड़े स्टूल पर चढ़ बैठा और हाथ पांव तापने लगा। मुझको उसका ये बेतकल्लफाना अंदाज बहुत बुरा लगा। मजबूरन खामोश बैठी रही। सोचा 2-4 मिनट इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे कहने से तो ये दफा नहीं होगा और नौकरों के कान खड़े हो जाएंगे। उस शख्स के स्टोर में दाखिल होते ही मैंने साल से मुंह को ढक लिया था। आप प्रदर्शनशील बेशक पूरा चेहरा ढांप लें, मुझे कोई एतराज नहीं। स्टोर खासा बड़ा था। वहाँ कुर्सियाँ और पलंग पड़ा था। गोया ये शरीर के आराम करने का कमरा था। मैं ही हीटर के सामने से उठ गई और पलंग पर जा बैठी ताकि उस शख्स से दूर रहूं। बाहर बारिश के गिरने की आवाज़ आ रही थी। लगता था कि और तेज़ बरसने लगी है। अचानक बिजली चली गई और स्टोर में अंधेरा हो गया। हीटर भी बंद हो गया। तभी वह शख्स उठ खड़ा हुआ। कहने लगा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अभी लाइट भिजवाता हूँ। मैंने शुक्र किया कि खुद ही दफ़ा हो रहा है। वो दरवाजे तक गया ही था कि अंदर से चुटकनी चढ़ाने की आवाज़ सुनाई दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझती वो मेरे करीब आ चुका था। तभी उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और ऐसी मुसीबत गुजर गई कि जो उम्र भर का रोग हो गई। इससे पहले कि मेरे हवास दुरुस्त होते वो दरवाज़ा खोलकर भी जा चुका था। उसके जाने के थोड़ी देर बाद शरीफ चाय के थर्मस लेकर आ गया। नौकर ने उसको बता दिया कि आपके दोस्त अभी अभी चले गए हैं। जब वह थर्मस लेकर अंदर आया तो मैं रोते हुए कपकपा रही थी। उसने बैटरी लाइट दुकान से लाकर स्टोर में रखी और कहा कि अभी तक काँप रही हो, चाय पी लो, मैं तुमको घर पहुँचाता हूँ। बड़े भाई की गाड़ी ले आया हूँ। बिजली जाने से हीटर तो बंद हो गया है, भला सर्दी कैसे उतरती। मैंने चाय न पी, बड़ी मुश्किल से बस इस कदर कह पाई, मुझे तेज़ बुखार चढ़ गया है तो मुझे घर पहुँचा दो। तुमने इतनी देर लगा दी, अकेला मुझे छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत थी। दोस्त ने चाय का कहा तो सोचा कि तुम्हारे लिए घर से भैया की गाड़ी भी ले आता हूँ। उसको मैंने उसके दोस्त के बारे में न बताया और ये भी नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। शरीफ ने बहुत इशरार किया, एक कप चाय पी लो, मगर मुझसे चाहे क्या क्या पी जाती। मेरा तो सांस लेना दुश्वार हो रहा था। शरीफ ने मुझे घर के सामने उतारा। वहाँ भी काफ़ी पानी था। जब मैं घर के अंदर चली गई तब उसने गाड़ी स्टार्ट की। अम्मा ने मुझे देखते ही कहा कि मैं जानती थी कि तुम भीग गई होगी। आज बादल बने हुए थे ना ही जाती तो अच्छा था। खाला बेचारी भी तेरे साथ ख्वार हो गई होगी। मैंने माँ की बात का जवाब नहीं दिया। कमरे में जाकर गीले लिबास को तब्दील किया और लिहाफ में घुस गई। मैं लिहाफ में घुसते ही बेहोश हो गई, जैसे किसी डरावने ख्वाब से डर गई।
होश आया तो भी डरावने ख्वाब का असर कायम था। पलकें भीगी हुई थीं, जाने कब तक ये पलकें तकिए को भिगोती रहीं। एक बारिश आसमान से गिर रही थी और एक बरसात मेरी आँखों से हो रही थी। न जाने कब नींद ने मुझ पर तरस खाया और मुझे अपनी आगोश में लिया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी का लम्हा, हर शय बदलती गई। जिसने मुझे लूटा, मैं तो उसका चेहरा भी न देख पाई थी। जाने ये किस जुर्म की सज़ा थी जो मुझे मिली। इतनी बुज़दिल हो गई कि शरीफ तक से न कह सकी कि तुम क्यों मुझे अपनी दुकान में ले गए थे। इससे तो अच्छा था कि मैं दुकान के बाहर गिर पड़ती और सर्दी से मर जाती। उस रोज़ के बाद मैंने शरीफ की मनहूस दुकान में जाना छोड़ दिया। उस दुकान के सामने से गुज़रने से मुझे दहशत होती थी। कभी मेरा मंगेतर आ जाता तो मैं कमरे में छुप जाती। मुझ में उसका सामना करने की हिम्मत न रही थी। वह बचपन से मेरा मंगेतर था, मुझसे मोहब्बत करता था। वो और मैं कई बार घर में अकेले भी रहते थे, लेकिन कभी उसने मेरी आँख से न देखा। वो मुझको अपनी इज़्ज़त समझता था। वो हैरान था कि उसको क्या हो गया है। वो दिन भी आ गया जब मैंने अपने अंदर घबराहट को महसूस किया। माजिद ने मुझे देखा तो ताड़ गया कि कोई गैर मामूली बात हो चुकी है। अम्मी से कहा कि चलिए मेरे साथ, हम समीना को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। मुझे यह बीमार लगती है। माँ उसकी बातों में आ गई और दोनों इसरार करके मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मुंह को देखने के बाद माँ से कहा कि देर मत करो और इसकी जल्द से जल्द शादी कर दो। यही आप लोगों के हक में बेहतर है। घर आकर माजिद ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, क्या तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुमको किसने बर्बाद किया है। मैंने ज़ुबान न खोली तो उसने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। माँ को बड़ा सदमा हुआ। वजह पूछती रही मगर उसने वजह भी न बताई। मामू के एक दोस्त की मार्फत से मेरा एक और रिश्ता आ गया। मामू माजिद के इनकार की वजह से गमज़दा थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि यह दूसरा रिश्ता आया है, आदमी शरीफ और खुशहाल, मगर उम्र में तुमसे 14-15 साल बड़ा है। तुमको एतराज़ ना हो तो हम उसको हाँ कह दें। मैंने जवाब दिया, आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। मामू और अम्मी ने झटपट मुझको उस शख्स से ब्याह दिया कि क्या खबर और रिश्ता कब मिले। शादी की रात में डरी सहमी बैठी थी कि अब मेरा क्या बनेगा, और मेरे दूल्हे ने घूंघट उतारते ही कह दिया, मैं शादी के काबिल न था, मगर माँ ने मजबूर कर दिया। तुम मेरा ये राज किसी पर जाहिर न करना। मैंने वादा कर लिया कि मैं कभी आपका राज फाश न करूँगी। मैंने उस पर रहम किया तो उसने मुझ पर रहम किया और मेरा राज किसी पर फाश न किया, क्योंकि मैंने अपने ऊपर गुजरी क़यामत का वाक़या उसको बता दिया था। उसने कहा कि मैं तुमको उम्र भर औलाद नहीं दे सकता था, मगर खुदा के कामों में किसी का दखल नहीं। औरत फिर औरत ही होती है, फिर वह माँ बनती है तो सब कुछ भूल जाती है। मैं भी शकील को पाकर अपनी भूल को भूल गई थी, लेकिन वह मेरी भूल न थी। मैं मुजरिम थी और ना ही गुनहगार। जो मुजरिम था, मुझे यकीन है कि वह ज़रूर खुदा की पकड़ में आया होगा। मेरे लिए तो खुदा ने मेरे शौहर को फ़रिश्ता बनाकर मुझसे मिला दिया, जिसने मुझे और शेर को कबूल कर लिया, क्योंकि उसने मुझसे पहले रोज़ इल्तिजा की थी कि मेरा भरम रखना, और मैंने इसका भरम रखा क्योंकि मुझको भी तो उससे यही कहना था कि तुम मेरा भरम रखना। सो हम दोनों ने एक दूसरे का भरम रखा। मेरी सास हमारी शादी के 5 महीने बाद ही वफ़ात पा गई। वो दिल की मरीज़ थी। मेरे शौहर ने 16 साल तक शेर का खर्चा उठाया और वो वफ़ात पा गए। अम्मी भी अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, मगर मैं शेर के सहारे ज़िंदा हूँ, उसके लिए जीती हूँ। सोचती हूँ कि मेरे रब ने फ़ैसले नियारे हैं। जब वह किसी को बचाता चाहता है तो कैसे-कैसे सबब बना देता है। खुदा ने मेरी इज़्ज़त रखी, मेरे शौहर की भी इज़्ज़त रखी और हम दोनों को एक-दूसरे की चादर बना दिया कि हमको रुसवा न किया कि वो कितनी बड़ी अज़ीम उलशान की हस्ती है कि बड़े-बड़े ऐब ढक लेती है, और हम इंसान कितने छोटे हैं जो तिनके को बिछाकर तीतर बना देते हैं। आज शेर ज़िंदा है, खुदा की शान है, खुदा की ज़िंदगी जी रहा है। खुदा ने उसको भी इस दुनिया में आने देना था, ज़िंदा रखना था, तो वही मेरी और वालिद की शादी हमारे मुक़द्दर में लिख दी, वरना यानी क्या हालात होते कि मैं भी ज़िंदा रहती या ना रहती। न जाने हम लड़कियों की तरबियत पर जो ज़ोर देते हैं, पर लड़के क्यों इससे महरूम रह जाते हैं। मेरी गलती ये ज़रूर थी कि मुझे सीधा घर जाना चाहिए था, ना कि शरीफ की दुकान पर जाना था। ये सब होता, लेकिन अगर उसकी तरबियत अच्छी होती तो वह भी भेड़िया न बनता और न मुझे ज़िंदगी भर का ये रोग लगता। बेशक दोस्तों, ज़माना ख़राब है, ये तो सभी कहते हैं, लेकिन ख़राब किया किसने, इसके ज़िम्मेदार भी तो हम खुद हैं। लड़कियों की तरबियत के साथ साथ लड़कों की अच्छी तरबियत भी ज़रूरी है।
जिस तरह लड़कियों की तरबियत करते हैं उसी तरह लड़कों की तरबियत करनी चाहिए, तभी इस समाज में सुधार आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।